Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 का और चैप्टर 9 है सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस में से हम आज टॉपिक पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और इसके साथ साथ हम देखेंगे रॉल्स लॉ। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मेन डिफरेंस है, सबसे पहले जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्यूट के कंपोनेंट और फिर जो सॉल्वेंट के कंपोनेंट हैं उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जब सॉल्यूशन बनता है तो वो सेम रहती हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, यानी उनकी स्ट्रेंथ बदल जाती है। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ जब सॉल्यूशन बनता है अगर बदल जाए तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ चेंज ना हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरह दूसरे पॉइंट में अगर देखें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कि जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स जब करते हैं आपस में तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ एंथैल्पी में चेंज भी नहीं आनी चाहिए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदल जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट लिया, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 200 बनना चाहिए। अगर तो ये 200 बन रहा है तो दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन अगर ये 200 से कम या ज्यादा हो गया तो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह सॉल्यूशन जो है उसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आनी चाहिए। और फाइनली जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर सकते। तो चार डिफरेंस हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज और फाइनली रॉल्स लॉ। नेक्स्ट है रॉल्स लॉ। क्या होता है? रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन। अबव सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में होता है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। यानी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और दूसरा होता है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो ये वेपर प्रेशर आ जाता है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो ये जो हमारे पास P है, ये P जो है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या सिंपली आप कह सकते हैं दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये इक्वल होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक तो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट अगर दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। अगर हम रॉल्स लॉ की को मैथमेटिकली सॉल्व करें नेक्स्ट, तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, यानी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम ले लें तो 1 आता है, जैसा कि हमने डाल्टन्स लॉ में भी पढ़ा था चैप्टर 3 में। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। x1 मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, दोनों का सम 1 आएगा। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो ये 1 माइनस x2, यानी ये x2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हम ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस x2 की, ये हम रॉल्स लॉ के एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और x जो 1 है उसकी जगह आ गया 1 माइनस x2। P नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 से करेंगे तो P नॉट रह जाएगा, x2 से करेंगे तो माइनस P नॉट x2। P नॉट को इधर ले आए तो P नॉट माइनस P, ये इक्वल टू P नॉट x2 आ जाएगा। दिस इज द चेंज इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लोअरिंग? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा होता है। याद रखिएगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, उस अट्रैक्शन की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उस वेपर प्रेशर के कम होने को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये डेल्टा P जो है एक्चुअली ये चेंज है, और चेंज क्या आ रही है? कमी आ रही है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
और ये किसके बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो हम यहां से जो रॉड्स लॉ है उसको हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी, दूसरी स्टेटमेंट भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट नंबर 2 बन जाएगी, दैट लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट बाय अ सोल्यूट, यानी सोल्यूट ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है में कमी आती है वो एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किस तरह से देखिएगा, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वाला, ये डेल्टा पी नॉट हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम डेल्टा पी इस यहां से पी नॉट खत्म करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के, यानी डेल्टा पी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के। ये इसकी बन जाएगी दूसरी स्टेटमेंट रॉड्स लॉ की, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ये जो डेल्टा पी और पी नॉट है इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट और x2 है, हम क्या करते हैं पी नॉट को इधर लेते हैं तो ये आ जाता है डेल्टा पी ओवर पी नॉट बराबर किसके आ गया, x2 के। तो ये जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट है इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है यहां से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर this is directly proportional to the mole fraction of the solute। और जो relative lowering of vapor pressure है, relative lowering wave of vapor pressure equal to mole fraction of the solute आ जाएगा। यानी यहां से अगर P नॉट कांस्टेंट है इसको खत्म कर दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर ये डेल्टा P बचेगा और डेल्टा P क्या है, लोअरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग जब हम उसको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वल आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के। तो इस तरह से हम रॉड्स लॉ को तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सिंपल डेफिनेशन है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, यानी जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। दूसरा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और तीसरा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के। रॉड्स लॉ नेक्स्ट है। रॉड्स लॉ फॉलो होने के लिए कंडीशन कौन सी है, नंबर 1 जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये रेशो है, रेशो किसकी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, और डिवाइड हम इसको करते हैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे वेपर प्रेशर भी बदलता जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट रहता है। अगर हमारे पास देखें तो डिफरेंट सोल्यूट्स हैं, हम डिफरेंट सोल्यूट्स को सेम सॉल्वेंट में सेम मैच डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे आप 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज ऐड करते हैं तो दोनों में वेपर प्रेशर सेम आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा जब आप इक्विमोलर प्रोपोर्शंस यूज करते हैं। तो ये तीन बातें हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रॉड्स लॉ, जब दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल हैं तो इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए देखें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। अब इसमें जो कंपोनेंट हमारे पास ए है उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये ए जो है इट इज मोर वोलाटाइल और जो बी है ये लेस वोलाटाइल है। ए इज मोर वोलाटाइल, इसका मतलब इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और बी लेस वोलाटाइल का मतलब है इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। अगर ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्योर का और बी का पी नॉट बी हो जाए तो हम सोल्यूशन का भी निकाल सकते हैं पी ए। पी ए क्या है, ये ए का वेपर प्रेशर है जब वो सोल्यूशन में है, और पी बी ये बी का वेपर प्रेशर है जब वो सोल्यूशन में है, और मोल फ्रैक्शन ए का एक्स है और बी का एक्स बी है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसी इक्वेशन को रॉड्स लॉ की सिर्फ हमने क्या किया, पहले था हमारे पास P इज इक्वल टू पी नॉट x1, अब हमने A के लिए सबके साथ A लिख दिया और B के लिए हमने सबके साथ B लिख दिया। अगर हमने टोटल प्रेशर निकालना हो तो वो दोनों का सम आ जाएगा PA प्लस PB, और यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। PA की वैल्यू क्या है, P नॉट A x है और P नॉट B x B। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, जैसा कि हमने पहले देखा मोल फ्रैक्शन का सम यूनिट ही आएगा, यहां से x b निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस x a आ जाएगा। तो आप यहां पर x b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहां पर जब हम x b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये x b की वैल्यू होगी 1 माइनस x a, इसको इसी तरह से रहने देंगे।
पी नॉट बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये पी नॉट बी ही रहेगा, लेकिन जब एक्स ए से करेंगे तो ये माइनस पी नॉट बी एक्स ए आ जाएगा। इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं इस साइड पे और पी नॉट बी को इस साइड पे ले जाते हैं ताकि हम यहाँ से कॉमन ले सके, और कॉमन क्या लेंगे, एक्स ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब ये हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये मोल फ्रैक्शन प्लस ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बी है, ये हमारे पास आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं। उसके लिए हमें प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर चाहिए और ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो कंपोजिशन के दरमियान, बिटवीन कंपोजिशन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस। कंपोजिशन एक्स एक्सिस पे लेनी है, डिफरेंट कंपोजिशंस लेंगे और वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लेना है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास। देखिएगा ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ये हमारे पास पी नॉट ए है, पी नॉट ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा, ये वेपर प्रेशर एक्सेस है। ए का वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा वोलाटाइल है, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। और बी का वेपर प्रेशर कम क्यों आएगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इसका वेपर प्रेशर कम है। इस एक्सेस पर हमारे पास ए 100% है क्योंकि ये प्योर ए है यहाँ पर, और बी हमारे पास 0 है। इस एक्सेस पर प्योर बी है, ये बी का वेपर प्रेशर है प्योर का, और ये 0 है। यहाँ पर हम आस्ता आस्ता कंसंट्रेशन बी की बढ़ाते जाते हैं। ए 100% था, हम उसमें 10% ए डाल देते हैं, 10% बी डाल देते हैं, फिर 20%, 30, इसी तरह से यहाँ जाकर ए 0 और बी 100% प्योर हो जाएगा। तो शुरू में देखें वेपर प्रेशर ज्यादा है ए का, जब हम इसमें बी ऐड करना शुरू करेंगे, चूंकि बी लेस वोलाटाइल है, बी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर यहाँ पर कम होता जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये वाली जो लाइन आ जाएगी ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। जैसे जैसे यहाँ पर ए नॉट में बी ऐड करते जाएंगे, यानी जैसे जैसे आप सल्यूट ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे आप लेस वोलाटाइल कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। अल्टीमेटली जब प्योर बी आ जाएगा तो वेपर प्रेशर इतना आ जाएगा। अगर हम इनका पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाहें तो देखें यहाँ पर बी 0 है तो इसका वेपर प्रेशर 0 है। जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो ये हमारे पास बी का जो है वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये प्योर बी का हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ भी जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर ज्यादा होता जाता है। यहाँ ए 0 है तो देखिए उसका वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन भी 0 है। अब हम ये हमारे पास ये वाली लाइन हमारे पास सॉल्यूशन के लिए है, ये वाली लाइन पी बी के लिए है और ये वाली पी ए के लिए है। अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन जी है, हमें जी का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो जी का वेपर प्रेशर निकालने के लिए एक हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, एक सीधी लाइन नीचे को ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन जहां पर ए वाली लाइन को कट करेगी वो प्रेशर हो जाएगा ए का, यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाली वैल्यू आप इस एक्सिस से नोट कर लेंगे, एक्स एक्सिस से, ये ए का वेपर प्रेशर होगा। और फिर यहाँ पर ये बी को टच कर रहा है, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ बी एक्सिस से यहां से नोट कर लेंगे इस साइड से, तो इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा होगा क्योंकि इसमें बी थोड़ा है, और ए का कंट्रीब्यूशन देखिए ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ए ज्यादा है। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, ये वाला जी से जो हम लाइन नीचे लेके आए हैं ये वाला इसका टोटल प्रेशर बन जाएगा। तो हमने यहां से ये देख लिया टोटल प्रेशर कैसे निकालना है, ये वेपर प्रेशर एक्सेस है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस वाली लाइन है, ये सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी मिक्स है। जैसे हमने जब जी पर लाइन प्लॉट की है तो जब उसको हम नीचे लेके आए हैं तो इसमें 30% बी और 70% ए है, इसका मतलब ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और बी का कंट्रीब्यूशन कम है। कैसे पता चलेगा, ये लाइन जो हमने जी वाली लाइन नीचे ड्रा की है जहां पर वो ए वाली लाइन को टच कर रही है वो वैल्यू नोट कर लें इस एक्सेस से, ए वाले एक्सेस से, और फिर जहां पर ये बी वाली लाइन को टच कर ली है तो ये बी वाले, और दोनों को जमा करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी जी की। इस तरह से हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा जो कि हमारे पास सॉल्यूशन का होगा। तो ये हमारे पास रॉड्स लॉ है जिसमें हमने जी वाली लाइन ड्रा की तो हमारे पास 30% कंट्रीब्यूशन बी का और 70% कंट्रीब्यूशन ए का आया। ए का कंट्रीब्यूशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल है, उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, और ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे जे से, और ये आई जे माइनस आई है, जे माइनस आई, ये ग्रेटर देन पी नॉट बी आ जाएगा।
तो इस तरह से अगर हम वापस जाके देखें यहाँ पर ये हमारे पास टोटल एच है, ये टोटल प्रेशर है, यहाँ पर आई मिसिंग हो गया है, ये हमारे पास पी नॉट है। तो ये यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये हमारे पास टोटल प्रेशर को आप फर्ज करें एच से लिख लेते हैं, ये वाला जिस पॉइंट से ये जिस पॉइंट पे जाके कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट यहां से आप निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर ए का पी नॉट ए, और यहां से निकाल सकते हैं पी नॉट बी, और फिर अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो दोनों का सम है। ये पॉइंट्स मर्जी हैं, आप किसी को जी कह लें, किसी को एच कह लें, किसी को आई कह लें, आप इसको जिस तरह से मर्जी अपनी मर्जी से इन पॉइंट्स के नाम रख के इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।